हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्गीकरण के अंदर एक टॉपिक क्रमांक संख्या। क्रमांक संख्या या इसी को हम कहेंगे कॉल नंबर। क्रमांक संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ती है वर्गीकरण के अंदर, तो उसकी एक सादा परिभाषा की हम बात करेंगे कि जब किसी प्रलेख को, प्रलेख का मतलब डॉक्यूमेंट या कोई ग्रंथ, तो जब किसी ग्रंथ या प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य एक सुनिश्चित सापेक्ष स्थिति को दर्शाना हो तो हमें क्रमांक संख्या की आवश्यकता होती है। क्योंकि पुस्तकालय में कई सारे ग्रंथ होते हैं, एक ही विषय पर कई सारे ग्रंथ होते हैं, और एक ही विषय पर जो ग्रंथ होते हैं उनकी भी संख्या या उनकी भी कॉपी या प्रति कई सारी हो सकती हैं। तो प्रत्येक पुस्तक को एक व्यक्तिगत पहचान देने के लिए क्रमांक संख्या बनानी पड़ती है। तो क्रमांक संख्या की जो सादा परिभाषा हुई या सिंपल डेफिनेशन, तो ये कहलाएगी कि किसी प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य एक सुनिश्चित सापेक्ष स्थिति दर्शाने के लिए क्रमांक संख्या की आवश्यकता पड़ती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रमांक संख्या के द्वारा हम किसी प्रलेख को उसकी व्यक्तिगत पहचान देते हैं या इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो व्यक्तिगत किसी भी ग्रंथ को व्यक्तिगत पहचान देने के लिए क्रमांक संख्या की आवश्यकता होती है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि विद्यालय के अंदर या कॉलेज में छात्रों को रोल नंबर प्रदान किए जाते हैं और उस रोल नंबर की वजह से उनको एक निश्चित पहचान मिल जाती है। हम ये कहें कि जिस तरीके से जेल के अंदर कैदी संख्या होती है, जो अपराधी होता है जो जेल में होता है उसके लिए कैदी संख्या होती है ताकि उसको उस अंक से पुकारा जा सके। तो किसी भी पुस्तक को पुकारे जाने वाला अंक, किसी पुस्तक को हम नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि उसका एक अंक हम पुकार रहे हैं, उसे हम कहेंगे क्रमांक संख्या। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि किसी भी पुस्तक का क्रमांक संख्या उसका व्यक्तिगत पहचान कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं कभी भी दो पुस्तकों को एक ही क्रमांक संख्या प्रदान नहीं की जा सकती। यहाँ जो हम सिद्धांत काम में लेंगे वो ये लेंगे, एक ग्रंथ या एक पुस्तक और एक व्यक्तिगत संख्या का सिद्धांत, यानी कि किसी एक पुस्तक को एक व्यक्तिगत संख्या ही प्रदान की जाएगी। कभी भी पुस्तकालय में ऐसा नहीं हो सकता कि दो ग्रंथों को या दो पुस्तकों को एक ही क्रमांक संख्या या एक ही कॉल नंबर प्रदान किया जाए। या हम दो व्यक्तियों की बात करेंगे। पहले जो हमारे व्यक्ति हैं वो हैं अमेरिका के मेल्विन ड्यूई, जिन्होंने डीडीसी वर्गीकरण पद्धति दी थी। और मेल्विन ड्यूई ने क्रमांक संख्या बनाने के लिए दो तत्वों का प्रयोग किया। उन दो तत्वों में हम कहेंगे एक तो वर्गांक या आप इसे कहिए वर्ग संख्या, या इसी को हम कहते हैं क्लास नंबर। तो वर्गांक, वर्ग संख्या या क्लास नंबर एक तत्व तो ये कहलाएगा, और दूसरा तत्व कहलाएगा ग्रंथांक या ग्रंथ संख्या, या इसी को हम कहते हैं अक्सर बुक नंबर। तो मेल्विन ड्यूई ने डीडीसी में क्रमांक अंक बनाने के लिए वर्गांक यानी कि क्लास नंबर और ग्रंथांक यानी कि बुक नंबर, इन दो तत्वों का प्रयोग किया। इन दो तत्वों के मेल से उन्होंने क्रमांक संख्याओं का निर्माण किया। लेकिन यदि हम यही बात करें रंगनाथन की, तो रंगनाथन जो थे उन्होंने क्रमांक संख्या के अंदर भी एक विशेष चीज़ काम में ली, और वो विशेष चीज़ थी कि उन्होंने वर्गांक यानी कि वर्ग संख्या और ग्रंथांक यानी कि ग्रंथ संख्या के साथ साथ एक और तत्व को महत्वपूर्ण माना, और वो कहलाता है आपके संग्रहांक या संग्रह संख्या, या इसी को कहा जाता है कलेक्शन नंबर। तो रंगनाथन और मेल्विन ड्यूई के अंदर जो भेद है वो यही है कि क्रमांक संख्या बनाने के लिए मेल्विन ड्यूई काम में लेते हैं इन दो तत्वों को, जबकि रंगनाथन ने इन तीनों ही तत्वों को महत्व दिया है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। और इन तीनों तत्वों से निर्माण किया जाता है
आपके क्रमांक संख्या का। एक और हम बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन जब हम प्रसूची यानी कि कैटलॉग का निर्माण करेंगे तो प्रसूची और कैटलॉग के अंदर जब वर्गांक और ग्रंथांक का ही उल्लेख किया जाता है, वहाँ पर संग्राम के उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती। चाहे वो प्रसूची संहिता आपके AACR2 को आप प्रयोग में ले रहे हैं, और या फिर आप CCC जो रंगनाथन ने दी है यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड रूल्स, या आप AACR की बात करें, दोनों के अंदर ही जो हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं उसमें हम क्रमांक के लिए वर्गांक यानी कि वर्ग संख्या और ग्रंथांक यानी कि बुक नंबर, इन दो का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं रंगनाथन जो थे, उन्होंने पुस्तक वर्गीकरण जो था उसको 3 क्षेत्रों के अंदर बांटा। यहाँ एक विशेष बात है, ये पुस्तक वर्गीकरण और उन्होंने जो ये 3 क्षेत्र बताए पुस्तक वर्गीकरण के, उनमें सबसे पहला उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम ज्ञान का वर्गीकरण करते हैं, और जैसे हमने ज्ञान का वर्गीकरण किया हमें नए नए विषय मिलते हैं, और उन विषयों को एक अंकन प्रदान कर दिया जाता है, और उसी को कहा जाता है आपके वर्ग संख्या यानी कि क्लास नंबर। तो रंगनाथन का कहना यह था कि पुस्तक वर्गीकरण के प्रथम क्षेत्र में ज्ञान के वर्गीकरण करने से हमें वर्ग संख्या या वर्गांक या क्लास नंबर प्राप्त होता है। दूसरा उन्होंने लिया इसका स्टेप, उसमें उन्होंने कहा पुस्तक वर्गीकरण। पुस्तक वर्गीकरण जैसे हम करते हैं तो हमें जो मिलता है वो कहलाएगा आपका ग्रंथांक यानी कि बुक नंबर या ग्रंथ की संख्या। तीसरा जो उन्होंने क्षेत्र लिया है इसमें, या तीसरी जो स्टेप वो लेते हैं, उसे कहा उन्होंने अनुक्रम वर्गीकरण। अनुक्रम वर्गीकरण, और इस अनुक्रम वर्गीकरण से जो हमें प्राप्त होता है उसी को रंगनाथन कहते हैं संग्राहक संख्या यानी कि संग्राहक। तो रंगनाथन ने पुस्तक वर्गीकरण को 3 क्षेत्रों में बांटा। ज्ञान का वर्गीकरण, उससे वर्ग संख्या प्राप्त होती है। पुस्तक का वर्गीकरण या पुस्तक वर्गीकरण, इससे हमें ग्रंथांक या बुक नंबर प्राप्त होता है। और तीसरा अनुक्रम वर्गीकरण, इससे हमें संग्राहक संख्या प्राप्त होती है। और इन तीनों के मेल से रंगनाथन ने जिसका निर्माण किया उसे ही हम कहते हैं कॉल नंबर या क्रमांक संख्या। और ये किसी भी एक पुस्तकालय में 2 पुस्तकों को कभी भी एक ही क्रमांक या कॉल नंबर प्रदान नहीं किया जा सकता। ये हमको थोड़ा सी नियम को ध्यान में रखना है। अब यहाँ हम बात करते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन के जो नियम है उसके हिसाब से। कॉलम क्लासिफिकेशन में जो हमारा क्रमांक होता है या क्रमांक संख्या होती है उसे एक सीध में ही या एक सरल रेखा में ही लिखा जाता है। यानी कि पहले वर्ग संख्या होगी, उसके बाद थोड़ा गैप देकर ग्रंथ संख्या होगी, और थोड़ा सा खाली जगह या स्पेस छोड़कर संग्राहक संख्या होगी। ये कॉलम क्लासिफिकेशन में क्रमांक लिखने का सही तरीका होता है, पहले वर्गांक, उसके बाद में ग्रंथांक और उसके बाद में संग्राहक। और सामान्यतः पुस्तकालयों की अगर हम बात करें तो सामान्यतः पुस्तकालयों के अंदर जो हमारी वर्ग संख्या होती है या क्लास नंबर जो होता है, उसी वर्ग संख्या के ऊपर ग्रंथ संख्या या बुक नंबर अंकित किया जाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी एक वर्ग संख्या या क्लास नंबर है V44, और V44 का मतलब V का अर्थ आप जानते ही हैं। कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर V जो कैपिटल होता है इसका अर्थ होता है इतिहास, इतिहास विषय, मूल वर्ग है ये। और 44 का मतलब है भारत, यानी कि भारत का इतिहास। तो ये जो आपके मैंने लिखा भारत का इतिहास,
ये हमने क्या बना दिया, वर्ग संख्या। ये पहली स्टेप हो गया, यानी कि ज्ञान का वर्गीकरण करके हमको वर्गांक मिल गया है, और वो वर्गांक है हमारा V44। लेकिन अब बात ये आती है कि यदि वर्गांक संख्या हमने प्रदान कर दी है तो ग्रंथांक देने की और संग्रहांक देने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर पुस्तकालय में एक ही विषय पर केवल एक ही ग्रंथ आपके पास उपलब्ध है तो केवल और केवल वर्गांक संख्या प्रदान कर देने से ही पुस्तक को अपनी व्यक्तिगत पहचान मिल जाएगी। लेकिन अब परेशानी ये आई कि एक ही विषय पर पुस्तकालय में एक से अधिक किताबें हैं, यानी कि हमने ये लिखा भारत का इतिहास, एक और पुस्तक है हमारे पास में, उसका भी नाम है भारत का इतिहास, और तीसरी भी एक किताब है जिसका भी नाम है भारत का इतिहास। अब हमारे सामने समस्या ये आई कि जब एक से अधिक समान वर्गांक, क्योंकि वर्गांक इन सबके एक ही बनेंगे V44, सभी में वर्गांक संख्या एक जैसी है, तो अब यहाँ पर पुस्तकों को अपनी व्यक्तिगत पहचान नहीं मिल पाई, क्योंकि 3 किताबें हैं और तीनों किताबों को हमने एक ही संख्या प्रदान कर दी है। ऐसी स्थिति के अंदर, यानी कि जब एक ही समान वर्गांक संख्या वाली एक से अधिक पुस्तकें हों, तो पुस्तक को व्यक्तिगत पहचान देने के लिए अब आपको क्या देना पड़ेगा, ग्रंथांक। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, केवल हमने ग्रंथांक दे दिया भारत का इतिहास बुक नंबर 01, बुक नंबर 02 और बुक नंबर 03, तो हमने वर्गांक और ग्रंथांक अब दोनों को जब हमने मिला दिया तब इन पुस्तकों को एक व्यक्तिगत पहचान मिल गई है। आप देखिए, ये जो पुस्तक है वो है V4401, ये है V4402 और ये है V4403। तो इसलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ग्रंथांक की। तो जब पुस्तकालय में समान वर्गांक संख्या वाली एक से अधिक पुस्तकें हों तो आपको आवश्यक होगा कि आप उसमें ग्रंथांक यानी कि बुक नंबर भी उसको प्रदान करें। तीसरी बात आती है कि अनुक्रम वर्गीकरण जब हम करते हैं तो उस समय क्या प्राप्त होगा, संग्रहांक संख्या। संग्रहांक संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? तो उसके लिए आप देखिए, अक्सर छोटे पुस्तकालय जो होते हैं उनमें एक ही रूम में सारी पुस्तकें या एक ही कक्ष में सारी पुस्तकों को निश्चित अनुक्रम में रख दिया जाता है। लेकिन जब बड़े पुस्तकालयों की हम बात करें तो उन पुस्तकालयों के अंदर अलग अलग कक्ष होते हैं और उन पर अलग अलग जगह पर किताबों को संग्रहित किया जाता है। तो पुस्तक को किस कक्ष में संग्रहित किया गया है, किस विभाग में संग्रहित किया गया है, उस पहचान को देने के लिए हमें अब कौन सा एक और नंबर चाहिए, संग्रहांक संख्या। जैसे कि हमने ये कहा कि ये भारत के इतिहास V4401 यहाँ पर बता रहा है ग्रंथांक, ये रीडिंग रूम की किताब है, तो हमने यहाँ पर संग्रहांक संख्या क्या दे दी, RR, रीडिंग रूम की किताब। या फिर हमने भारत के इतिहास की ये दूसरी जो किताब है ये आपके रखी जाती है आपके इतिहास विभाग वाले कक्ष में, तो हमने यहाँ पर इसको नाम दे दिया हिस्ट्री डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो कहलाएगा ये संग्रहांक है, ये आपके ग्रंथांक है और ये वर्गांक है। तो संग्रहांक संख्या की आवश्यकता पर बल देने वाले रंगनाथन थे क्रमांक संख्या बनाने के लिए, जबकि मेल्विन ड्यूई ने केवल ये कहा था कि आप वर्ग संख्या और ग्रंथ संख्या से क्रमांक संख्या का निर्माण करेंगे। लेकिन रंगनाथन एक कदम और बढ़े और उन्होंने बात की संग्रहांक संख्या की, और उन्होंने ये कहा कि संग्रहांक संख्या भी अभिन्न अंग होना चाहिए क्रमांक संख्या बनाने के लिए। तो पहली चीज़ हमारी जो क्लियर हुई वो ये है कि क्रमांक संख्या के क्या क्या तत्व होते हैं। तो इनमें तत्व जो आपको देखने हैं वो 3 तत्व हैं, वर्गांक संख्या, ग्रंथांक संख्या, संग्रहांक संख्या, और इन तीनों को मिलाने से हमें को जो प्राप्त हुआ वो कहलाएगा क्रमांक संख्या या कॉल नंबर। अब देखिए आप, हम पहला इसमें टॉपिक लेते हैं, पहले वर्ग संख्या या वर्गांक, उसके बाद हम अन्य 2 तत्वों की बात करेंगे। तो हमने पहला तत्व लिया वर्ग संख्या या वर्गांक या क्लास नंबर। ये क्या चीज होती है? तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि वर्गांक जो है वो प्रलेख में या ग्रंथ में या डॉक्यूमेंट में, वर्गांक संख्या प्रलेख में निहित विषय के नाम का, यानी कि जो ग्रंथ में जो निहित विषय है उस विषय का जो नाम है
उस नाम का एक अधिमान्य संख्या में, अधिमान्य संख्या का मतलब ये है जैसे कि DDC है तो DDC के अंदर 000, 100, 200, 300 से लेकर 900 तक मुख्य वर्ग बनाए गए हैं और उनमें भी फिर उपवर्ग बनाए गए हैं। तो या फिर हम कॉलन क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें A to Z और फिर आपके A to Z मुख्य वर्ग बनाए गए हैं। तो वर्गांक संख्या प्रलेख में निहित विषय का एक अधिमान्य संख्या, ये अधिमान्य संख्याएं हैं कि भाई इस संख्या से ये वाला वर्गांक बनेगा और इस संख्या से इस वाले विषय के लिए हम वर्गांक संख्या बनाएंगे। तो वर्गांक प्रलेख में निहित विषय का एक अधिमान्य संख्या में कृत्रिम भाषा में अनुवाद कहलाती है और यही डेफिनेशन रंगनाथन ने वर्गांक की दी है। उन्होंने एक लाइन और इसमें जोड़ी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो रंगनाथन के अनुसार वर्गांक प्रलेख में निहित विषय का एक अधिमान्य भाषा में कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना कहलाता है। दूसरी बात रंगनाथन ने एक और लाइन इसमें जोड़ी कि वर्गांक संख्या के द्वारा किसी पुस्तक को उसकी व्यक्तिगत पहचान प्रदान की जाती है। बड़ा अच्छा सवाल बनेगा ये कि वर्गांक संख्या के द्वारा किसी पुस्तक को या किसी ग्रंथ को उसकी व्यक्तिगत पहचान प्रदान की जाती है। अब यहाँ बात आएगी कि DDC आप सभी जानते हैं कि DDC जो है वो शुद्ध अंकन पर आधारित है। ये हम टॉपिक पहले ले चुके हैं अंकन वाला। और शुद्ध अंकन क्या होते हैं तो हम जानते हैं, ये एक ही जाति के या एक ही प्रजाति के प्रतीकों, चिन्हों, अंकों या अक्षरों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो शुद्ध अंकन कहलाता है। जबकि आप ये जानते हैं कि कॉलम क्लासिफिकेशन जो है वो मिश्रित अंकन पर है, यानी कि इसमें एक से अधिक प्रजाति के अंक, चिन्ह या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ये बात हम जानते हैं। तो DDC शुद्ध अंकन पर आधारित है और कॉलम क्लासिफिकेशन मिश्रित अंकन पर आधारित है। तो इनके आधार से हम वर्ग संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे कि आपको लिखना है कि भारतीय कानून या भारत की विधि, ये हमारा एक विषय है, उसकी पुस्तक है ये। इसकी वर्गांक संख्या अगर आपको बनानी है तो आप सभी जानते हैं कि कानून के लिए कैपिटल Z का प्रयोग किया जाता है, लॉ के लिए कॉलम क्लासिफिकेशन में। और क्योंकि कानून कैसा है, भारतीय कानून, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 44, क्योंकि 44 जो कोड है वो भारत के लिए है। या जैसे कि हम ले लेते हैं हिंदू कानून, तो हिंदू कानून में भी हम यही करेंगे, कानून के लिए मुख्य वर्ग कानून है Z। और आप सभी जानते हैं कि Q जो हमारा है ये धर्म के लिए होता है। और इसी तरीके से Q1 और Q2 ये सभी जो हैं आपके, Q1 हमने पहले भी एक बार उदाहरण में लिया था इसको, Q1 वैदिक हिंदू, Q2 वर्तमान हिंदू या उत्तर वैदिक हिंदू। तो यहाँ पर हिंदू कानून यानी कि हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, Q की, और वो भी कौन सा, Q2। और इसे हम छोटे कोष्ठक में बंद कर देंगे। हालांकि ये टॉपिक हम आगे लेंगे और वो टॉपिक कहलाएगा आपका डिवाइसेज या विधियाँ। तो डिवाइसेज या विधियों के द्वारा मैंने ये विषय बनाया है। और यहाँ पर जो Q को मैंने ब्रैकेट में रखा है, ये जो विधि है ये आपके कहलाएगी सब्जेक्ट डिवाइस। सब्जेक्ट डिवाइस या हम कहेंगे विषय विधि। विधियों वाला एक छोटा सा टॉपिक है जो हम अलग से लेंगे। तो ये जो हमने बनाया ये कहलाएगा आपके वर्गांक संख्या का निर्माण करना। वर्गांक संख्या का निर्माण जो होता है वो आपके एक तो मुख्य वर्ग या मूल वर्ग, देखिए आप मुख्य वर्ग या मूल वर्ग हमने ले लिया, और उसके अलावा उस विषय से संबंधित विभिन्न पक्ष यानी कि PMEST जो पक्ष होते हैं, इन सभी के प्रतीकों का या अंकों का प्रयोग करके या मिलाकर हम वर्गांक संख्या का निर्माण करते हैं। तो एक वर्गांक संख्या जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें निहित होती हैं, तो उसमें एक मूल विषय या मुख्य वर्ग होता है, उसका अंक होगा, प्लस विभिन्न पक्ष जो होंगे उनके अंकन होंगे, और इन्हें आपस में जोड़कर हम एक वर्ग संख्या का निर्माण करते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन में ये मिश्रित अंकन से होगा, जबकि आप बात करेंगे DDC में तो यही जो है शुद्ध अंकन पर आधारित होकर हमें वर्गांक संख्या का निर्माण करना पड़ता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपके बुक नंबर या ग्रंथांक।
दूसरा है हमारा ग्रंथांक या बुक नंबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये परिभाषा दी थी बुक नंबर की, और वो ये दी थी कि जब समान वर्ग संख्या वाली एक से अधिक किताबें हों, समान वर्ग संख्या यानी कि सभी का वर्गांक एक जैसा है। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया था कि भारत के इतिहास, और भारत के इतिहास का कोड क्या बनेगा V44, और ये किताब हमारे पास में 6 हैं भारत के इतिहास की, तो सभी का वर्गांक एक जैसा है। अब यहाँ पर किसी भी किताब को अपनी स्वतंत्र अंकन नहीं मिला है, यानी कि क्रमांक संख्या अलग नहीं है, बिल्कुल भी एक जैसी है। तो जब एक से अधिक समान वर्ग संख्या वाली पुस्तकें होती हैं तो उन पुस्तकों को उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान अगर आपको करना है तो उसके लिए फिर आपको किसकी और आवश्यकता पड़ेगी, ग्रंथांक की या बुक नंबर की। तो बुक नंबर हमारे लिए इसलिए आवश्यक होता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि अक्सर जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं या वाहन होते हैं, तो उन वाहनों का जैसे कि आपके नंबर है 3033। अब इस नाम की जो कार है 3033 C 3033 C 3033, ये एक MP के अंदर भी ये कार हो सकती है और एक राजस्थान में भी इसी संख्या की कार हो सकती है। लेकिन इन्हें स्वतंत्र व्यक्तित्व देना है तो आप देखेंगे कि RJ यानी कि राजस्थान और जो भी कोड होगा, और इसी तरीके से MP और जो भी कोड होगा। तो आप देखिए एक ही संख्या होने के बावजूद भी इनको क्या मिल गया है, स्वतंत्र अस्तित्व मिल गया है, व्यक्तिगत पहचान मिल गई है। दोनों कोड एक जैसे नहीं है, जबकि इन दोनों की कार की जो नंबर है वो एक जैसे हैं, लेकिन इसकी वजह से ये जो हमने एक और चीज़ जोड़ दी है यानी कि राज्य का कोड, तो उसकी वजह से ये संख्याएं एक होने के बावजूद भी क्या हो गई हैं, अलग। यही काम बुक नंबर का होता है। तो जब समान वर्ग संख्या वाली एक से अधिक पुस्तकें हों तो उन्हें व्यक्तिगत पहचान देने के लिए हमें बुक नंबर की भी आवश्यकता होती है, यानी कि ग्रंथांक भी हमको प्रदान करना पड़ता है। अब यहाँ बात आती है कि बुक नंबर देने के लिए किसको आधार बनाया जाए, किस आधार पर हम बुक नंबर बनाएं। क्योंकि हमने देखिए वर्गांक बनाने का तो आधार हमारे पास में है, और वो ये है कि मुख्य वर्ग के लिए कोड है हमारे पास में, विभिन्न पक्षों के लिए भी हमारे पास में अंकन है, और उनको लेकर हमने आपके वर्गांक या क्लास नंबर बना लिया। लेकिन बुक नंबर को बनाने के लिए जो आधार लिया जाता है वो दो आधारों को आपको ध्यान में रखना है। एक आधार होता है आपके लेखक के नाम के आधार पर बुक नंबर बनाना, यानी कि लेखक के नाम को हम आधार बनाएंगे बुक नंबर बनाने के लिए। ये पहला तरीका है। दूसरा और एक और तरीका है, वो कहलाता है पुस्तक का प्रकाशन वर्ष। पुस्तक कब प्रकाशित हुई तो उसका प्रकाशन वर्ष जो है उसको आधार बनाकर भी हम बुक नंबर बना सकते हैं। लेकिन अभी हम पहली विधि या पहला आधार ले रहे हैं, और वो आधार है लेखक के नाम के आधार पर बुक नंबर बनाना या ग्रंथांक बनाना। इसमें कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं और कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं, तो उनमें सबसे पहली जो विधि है वो हम लेंगे CA कटर की। CA कटर, जिनको आप सभी जानते हैं, चार्ल्स एमी कटर। CA कटर जो हैं उन्होंने लेखक के नाम को आधार बनाया था बुक नंबर या ग्रंथांक बनाने के लिए। और ये विशेष बात है, आप ध्यान रखना, DDC जो हमारी है यानी कि डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो DDC में ग्रंथांक का निर्माण करने के लिए, बुक नंबर बनाने के लिए CA कटर की विधि का ही प्रयोग किया गया है। तो लेखक के नाम के आधार पर बुक नंबर बनाने की विधि CA कटर ने दी है। तो CA कटर जो है उन्होंने आपके बुक नंबर बनाने की जो विधि दी उसे उन्होंने नाम दिया CA कटर की लेखक चिन्ह विधि। तो ये पहली विधि है हमारी, लेखक के नाम के आधार पर ग्रंथांक बनाना, CA कटर की लेखक चिन्ह विधि। लेखक चिन्ह विधि जो है उसमें CA कटर जो है उन्होंने लेखकों के नाम की एक सारणी तैयार कर ली, पहले से लेखकों के नाम की एक सारणी बना ली। और इसमें उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने लेखक के, देखिए आप जो लेखक का जो नाम होता है, जैसे कि अगर हम बात करें रमेश गुप्ता, ये लेखक का नाम है, तो यहाँ पर जो ये गुप्ता है इसे कहा जाता है सरनेम और इसे कहा जाता है फोरनेम।
तो एक सरनेम है और एक फोरनेम है। सीए कटर ने लेखक चिन्ह विधि के अंतर्गत लेखक के सरनेम का प्रयोग किया, यानी कि उसके व्यक्तिगत नाम की जगह पर हम किसकी बात करेंगे, सरनेम की। तो सरनेम का उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने लेखक के सरनेम के पहले एक या दो अक्षरों के साथ लेखक के नाम के सरनेम के प्रथम दो अक्षरों के साथ किसी एक निश्चित अंक का प्रयोग करके बुक नंबर बनाने की विधि बताई है। और उसके लिए उन्होंने लेखकों की एक इस तरीके से पहले से डिसाइडेड एक सारणी भी उन्होंने दी है। जैसे कि यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर एक हम लेखक का नाम लेते हैं, जैसे कि ट्रूमैन। ट्रूमैन ये लेखक का सरनेम है और इससे हम बुक नंबर बनाते हैं सीए कटर की विधि के अनुसार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेखक के नाम का पहला अक्षर टी और इसके साथ में कोई एक निश्चित दो अंक यानी कि T65, ये बुक नंबर हो गया। और इससे ये पता चल रहा है कि ये किताब किस लेखक की है। इस तरीके से उन्होंने, या जैसे कि एक और हम ले लेते हैं, एक और व्यक्ति हम ले लेते हैं यहीं पर, जैसे कि आपके कोई भी लेखक ले लीजिए आप। एक लेखक है जिसका सरनेम है अबोट, ABBOT, अबोट। तो यहाँ पर सीए कटर ने इसके लिए बनाया, पहला अक्षर काम में लिया ए और पहला के बाद दूसरा अक्षर सरनेम का और जैसे कि 7, AB7। तो सीए कटर ने लेखक चिन्ह विधि का प्रयोग किया और लेखक चिन्ह विधि के लिए उन्होंने लेखकों की एक सारणी तैयार की। इसमें उन्होंने लेखक के सरनेम के प्रथम दो अक्षरों के साथ एक निश्चित अंक का प्रयोग करके बुक नंबर बनाने की विधि प्रदान की। और यहाँ विशेषता यही है कि सीए कटर की इस बुक नंबर बनाने की विधि का प्रयोग DDC में किया जाता है, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन में बुक नंबर इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। सीए कटर वैसे भी इतने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीए कटर जो हैं इन्हें कहा जाता है प्रसूचीकरण का, या आपके प्रसूचीकरण का पिता इनको कहा जाता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सीए कटर के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, और वो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने भी आपके लेखक के नाम के आधार पर बुक नंबर बनाने की विधि दी थी, और वो व्यक्ति हैं आपके जास्ट। तो जास्ट की लेखक संख्या, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने बुक नंबर बनाने के लिए या ग्रंथांक बनाने के लिए लेखक के नाम का प्रयोग किया है। उनमें हम एक काम बात कर चुके हैं सीए कटर, दूसरे हमारे हैं जास्ट, इनकी लेखक संख्या। इसमें उन्होंने क्या किया कि लेखक के नाम के, फोरनेम की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेखक के नाम के प्रथम 3 अक्षरों का इन्होंने प्रयोग किया। अब यहाँ एक समस्या आती है, और वो समस्या ये है कि यदि एक ही लेखक की एक से अधिक रचनाएं हैं या एक से अधिक कृतियां हैं, तो लेखक के नाम के आधार पर हम बुक नंबर कैसे प्रदान करेंगे। तो इसका भी उन्होंने एक तरीका सुझाया जास्ट ने क्या किया, लेखक के नाम के प्रथम 3 अक्षर, और यदि उसकी रचनाओं की संख्या 1 से अधिक है तो उसकी रचना के पहले अक्षर का नाम, और इन दोनों के बीच में, यानी कि लेखक के नाम के प्रथम 3 अक्षर और उसके बाद रचना का प्रथम अक्षर, उन दोनों के बीच डॉट, या आप कहेंगे फुल स्टॉप, या आप कहिए दशमलव का उन्होंने प्रयोग किया। जैसे कि हम एक लेखक का नाम लेते हैं प्रेमचंद की एक रचना है, मान लीजिए गोदान। तो अब इसके लिए जास्ट विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जास्ट विधि में आएगा PRE, लेखक के नाम के प्रथम 3 अक्षर कैपिटल में लिए, और गोदान इनकी रचना है, तो डॉट लगाकर रचना का पहला अक्षर।
तो ये इनका बुक नंबर होगा। अब मान लीजिए इसी प्रेमचंद की एक और रचना आती है ईदगाह। ईदगाह ये भी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। तो यहाँ पर हम जब बुक नंबर बनाएंगे तो वही लेखक के नाम के प्रथम 3 अक्षर यानी कि PRE डॉट या फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और जो रचना है यानी कि ईदगाह जो उनकी कृति है, इसका पहला अक्षर यानी कि ई, ये जो विधि दी थी वो जास्ट ने दी थी। तो हमने बुक नंबर बनाने के लिए 2 आधार काम में लिए हैं। उनमें पहला आधार है लेखक के नाम को आधार बनाना। उसमें पहले व्यक्ति थे CA कटर, दूसरे व्यक्ति हैं जास्ट। इन दोनों ही व्यक्तियों ने लेखक बुक नंबर बनाने के लिए लेखक के नाम को आधार बनाया है। दूसरा हम और लेते हैं, दूसरा जो बुक नंबर बनाने का आधार है वो आधार कहलाता है आपके पुस्तक के प्रकाशन वर्ष को आधार बनाकर, या हम पुस्तक का प्रकाशन वर्ष जो है उसे आधार बना रहे हैं बुक नंबर बनाने के लिए या ग्रंथांक बनाने के लिए। ये जो विधि है, इस विधि को देने वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनका जो आपको नाम ध्यान में रखना है तो वो है WS बिस्को। WS बिस्को इन्होंने ग्रंथांक या बुक नंबर बनाने के लिए पुस्तक के प्रकाशन वर्ष को आधार बनाया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यदि हम पुस्तक के बुक नंबर को बनाने के लिए पुस्तक के प्रकाशन वर्ष को आधार बनाएं तो विश्व की अधिकांश पुस्तकों को उनकी व्यक्तिगत पहचान दी जा सकती है। ये इनका आर्गुमेंट था। और WS बिस्को जो थे, इन्होंने बाकायदा एक बिस्को टाइम टेबल भी तैयार की। बिस्को टाइम टेबल, या इसी को हिंदी में कहा जाता है बिस्को तिथि सारणी। तो बिस्को टाइम टेबल या सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया हूँ, बिस्को डेट टेबल या तिथि शब्द आएगा तो बिस्को टाइम की जगह करेंगे डेट टेबल। बिस्को डेट टेबल या बिस्को तिथि सारणी। और इन्होंने ये जो महत्वपूर्ण काम किया, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया, 1000 BC यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 2000 AD यानी कि ईस्वी, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी तक के लिए इन्होंने एक तिथि सारणी बनाई बुक नंबर बनाने के लिए। या हम एक व्यक्ति को और ध्यान में रखेंगे जिनको बिस्को के साथ ही जोड़ा जाएगा, और वो जो व्यक्ति थी वो थी आपके कैट ई सनबॉर्न। कैट ई सनबॉर्न इन्होंने WS बिस्को की जो तिथि सारणी थी या बिस्को डेट टेबल, इसमें बहुत सारे संशोधन किए। और संशोधन करने के बाद उन्होंने इसकी एक संशोधित सारणी प्रस्तुत की। उस संशोधित सारणी को कहा जाता है आपके कलेस्ट्रल सनबॉर्न 3 फिगर ऑथर टेबल। दोबारा आप इसको सुन लीजिए कि ई सनबॉर्न जो थी, इन्होंने WS बिस्को की तिथि सारणी में संशोधन किया और संशोधन करके इसे नाम दिया कलेस्ट्रल सनबॉर्न 3 फिगर यानी कि 3 अंक 3 फिगर ऑथर टेबल का इन्होंने प्रयोग किया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लास्ट, इस टॉपिक को समाप्त करने पर आ रहे हैं हम, तो हम यहाँ बात करेंगे अब कि कॉलम क्लासिफिकेशन जो हमारा है, क्योंकि DDC में मैं बता चुका हूँ, DDC में बुक नंबर बनाने का जो आधार है वो CA कटर है, क्योंकि CA कटर की लेखक सारणी के आधार पर DDC के अंदर बुक नंबर प्रदान किए जाते हैं। अब हम बात करें कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर बुक नंबर प्रदान करने का क्या तरीका है, यानी कि रंगनाथन के कॉलम क्लासिफिकेशन के तहत बुक नंबर कैसे प्रदान किए जाएंगे। तो रंगनाथन जो थे, उन्होंने किसी भी ग्रंथ या किसी भी पुस्तक के 8 विशिष्ट रूप
या 8 विशिष्ट तत्वों की पहचान की, कि किसी भी पुस्तक में या किसी भी ग्रंथ में 8 विशिष्ट रूप या तत्व होते हैं और उन्हें उन्होंने उनके प्रथम अक्षरों के हिसाब से उसे एक सीरीज में जमाया, जिनमें मैं एक एक को लिखता जाऊंगा। जैसे कि पहला एल, दूसरा एफ। यहाँ एल का मतलब है सबसे पहले भाषा यानी कि लैंग्वेज। एफ का मतलब है फॉर्मेट, फॉर्मेट को हिंदी में कहेंगे अपन रूप। तीसरा उन्होंने काम में लिया वाई, वाई का मतलब ईयर, ईयर किसका? प्रकाशन वर्ष, ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष। इसके बाद उन्होंने लिया ए का मतलब है एक्सेशन नंबर यानी कि परिग्रहण संख्या। एक्सेशन नंबर या परिग्रहण संख्या जो होती है वो क्या होती है? ये कॉल नंबर नहीं होता है, ये एक अलग चीज़ है। एक्सेशन नंबर या परिग्रहण संख्या का मतलब है कि जब पुस्तकालय के अंदर कोई ग्रंथ खरीदा जाता है या पुस्तकालय में उसको उसकी अवाप्ति की जाती है, उसे प्राप्त किया जाता है, तो जिस रजिस्टर में उसकी अवाप्ति के आंकड़ों को रिकॉर्ड किया जाता है उस रजिस्टर को हम कहेंगे एक्सेशन रजिस्टर या परिग्रहण पंजिका। और उसमें हम तिथिवार जैसी किताबें खरीदी गई हैं उस आधार पर हम जो उसको कोड प्रदान करेंगे या उस पुस्तक को एक अंक प्रदान करेंगे उस रजिस्टर के अंदर, वो अंक ही कहलाता है उस पुस्तक का एक्सेशन नंबर या परिग्रहण संख्या। इसके लिए जो पुस्तक काम में ली जाती है वो कहलाती है, या रजिस्टर जो काम में लिया जाता है उसे कहते हैं परिग्रहण पंजिका। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि ये सवाल ये आ जाए कि पुस्तकालय में सबसे स्थायी एकमात्र दस्तावेज क्या है, यानी कि पुस्तकालय के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब बदलते रहते हैं। जैसे कि पुरानी किताबें हैं, फट गई हैं वो किताबें तो वो निकाल दी जाती हैं, नई किताबें ली जाती हैं। पुरानी कैटलॉग अगर है और ख़राब हो गई है तो उसे हटा दिया जाता है, नई कैटलॉग बनाई जाती है। तो लाइब्रेरी, पुराना फर्नीचर है हटा दिया जाएगा, नया लाया जाएगा। यानी कि लाइब्रेरी के अंदर आप हर एक चीज़ को बदल सकते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा दस्तावेज, एकमात्र ऐसा डॉक्यूमेंट जो लाइब्रेरी जब खुलती है उस दिन से लेकर वो पुस्तकालय जब तक संचालित होता है तब तक वह पुस्तक या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट नहीं बदलता है, उसे ही हम कहते हैं परिग्रहण पंजिका या एक्सेशन रजिस्टर। उस रजिस्टर में लाइब्रेरी पहली बार खोली गई उस दिन से लेकर और वर्तमान समय तक की सभी पुस्तकों की अवाप्ति का उल्लेख होता है कि वो किताबें कब खरीदी गई और लाइब्रेरी में कब आई, चाहे वो पुस्तक आज वो लाइब्रेरी में मौजूद है या नहीं, लेकिन उसका उल्लेख आपको परिग्रहण पंजिका में मिलेगा। ये एकमात्र स्थायी दस्तावेज कहलाता है किसी भी पुस्तकालय का। इसकी तुलना हम कर सकते हैं बिल्कुल जैसे कि किसी भी विद्यालय या किसी भी कॉलेज के अंदर जो हमें एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है और उसका जो रजिस्टर होता है, तो वो जो रजिस्टर है एनरोलमेंट रजिस्टर वो कभी भी नहीं बदलता है। वो विद्यालय जिस दिन पहली बार खुला उस दिन से लेकर पहले विद्यार्थी की उसमें एंट्री से लेकर वर्तमान समय तक के सभी विद्यार्थियों की एंट्री उसमें की जाती है। विद्यालय में हर डॉक्यूमेंट बदल जाएगा, लेकिन एकमात्र स्थायी दस्तावेज जो कहलाता है वो आपके एनरोलमेंट रजिस्टर कहलाता है। इसी तरीके से पुस्तकालय का एकमात्र स्थायी दस्तावेज आपके कहलाता है एक्सेशन रजिस्टर परिग्रहण पंजिका। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर या रंगनाथन ने ए का प्रयोग किया है। उसके बाद उन्होंने लिया था वॉल्यूम या वी या खंड संख्या, यानी कि कई बार एक ग्रंथ जो होता है वो 2 या 2 से अधिक खंडों में होता है, तो उसे हम कहेंगे वी या वॉल्यूम या खंड संख्या। फिर उन्होंने एक और पक्ष काम में लिया और वो था सप्लीमेंट। उसके लिए उन्होंने अंक काम में लिया एस। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनकी सप्लीमेंट एक निर्धारित समय के बाद एक कॉपी उनकी निकाली जाती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि विश्वकोश जो होते हैं एनसाइक्लोपीडिया या शब्दकोश जो होते हैं जैसे कि डिक्शनरी, तो हर साल एक डिक्शनरी में नए शब्द जुड़ते रहते हैं। तो एक नई डिक्शनरी तो हम उसको हर साल हर वर्ष एक नई डिक्शनरी तो हम लाने से रहे, तो इसलिए उस एक साल में कौन कौन से शब्दों को उस डिक्शनरी में शामिल किया गया इसकी एक सप्लीमेंट किताब और निकल जाती है, वो उसकी पूरक कहलाती है, सप्लीमेंट या पूरक। जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया और हर साल नई घटनाएं जुड़ती हैं उसके अंदर, तो एनसाइक्लोपीडिया तो एक बार आ गया या वो ग्रंथ तो एक बार आ गया, लेकिन हर साल उसके अंदर जो नए अपडेट्स हो रहे हैं उसके लिए एक अलग से वार्षिकी एनुअल या वार्षिकी
प्रकाशित कर दी जाती है, एक ईयर बुक प्रकाशित कर दी जाती है, उसे ही हम कहते हैं सप्लीमेंट या पूरक पुस्तक। तो सप्लीमेंट संख्या, और इसके बाद में किताब कितनी संख्याओं में है, यानी कि उसकी कितनी कॉपी मंगाई गई हैं पुस्तकालय में, यानी कि प्रति संख्या यानी कि कॉपी संख्या। और यदि कोई पुस्तक है जो किसी मूल पुस्तक की समीक्षा करके लिखी गई है तो उसे कहा जाता है CR यानी कि क्रिटिसिज्म यानी कि समीक्षा संख्या। तो रंगनाथन ने इस तरीके से किसी भी पुस्तक के 8 तत्व या 8 रूपों की पहचान की। सबसे पहला L यानी कि लैंग्वेज यानी कि भाषा, दूसरा F को उन्होंने कहा फॉर्मेट यानी कि रूप, तीसरा उन्होंने कहा Y यानी कि ईयर यानी कि प्रकाशन वर्ष, A मतलब एक्सेशन नंबर यानी कि परिग्रहण संख्या, अगला वॉल्यूम यानी कि खंड संख्या, और S मतलब सप्लीमेंट या पूरक संख्या, और S मतलब उसकी कितनी कॉपी यानी कि प्रति हैं हमारी लाइब्रेरी के अंदर उस किताब की कितनी कॉपियां हैं, और अंतिम CR यानी कि क्रिटिसिज्म यानी कि समीक्षा संख्या। इस तरीके से रंगनाथन ने बुक नंबर बनाने के लिए इन 8 तत्वों का प्रयोग किया है। और जो 8 तत्व हैं आपके, उनमें देखिए आप इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। रंगनाथन ने जो ये क्रम दिया है वही क्रम आपको ध्यान रखना है। L, F, Y, A, V, S, C एंड CR यानी कि लैंग्वेज, फॉर्मेट, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एक्सेशन नंबर, वॉल्यूम नंबर, सप्लीमेंट नंबर, कॉपी नंबर और क्रिटिसिज्म नंबर या समीक्षा संख्या। ये रंगनाथन ने 8 तत्वों का प्रयोग बुक नंबर बनाने के अंतर्गत किया है। अंतिम हमारा जो टॉपिक है वो है संग्रहांक संख्या। संग्रहांक संख्या जो मैंने बताया था आपको, मैंने वैसे भी कहा है आपको कि कॉलन क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें संग्रहांक संख्या को महत्व दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें DDC की तो मेल्विन ड्यूई जो थे उन्होंने क्रमांक संख्या बनाने के लिए केवल 2 तत्वों का ही प्रयोग किया, यानी कि वर्गांक संख्या क्लास नंबर एंड बुक नंबर यानी कि पुस्तक संख्या। जबकि रंगनाथन जो थे उन्होंने 3 तत्वों को प्रयोग में लिया। उन्होंने कहा कि वर्गांक यानी कि क्लास नंबर भी हमको चाहिए, ग्रंथांक यानी कि बुक नंबर भी हमको चाहिए, और संग्रहांक संख्या का यानी कि कलेक्शन नंबर भी उसका होना चाहिए। तो अंतिम हमारा टॉपिक है ये, और वो है आपके संग्रहांक संख्या। या इसे कहेंगे हम कलेक्शन नंबर। संग्रहांक संख्या या कलेक्शन नंबर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कहा था कि छोटे पुस्तकालयों के अंदर एक ही रूम होता है जिसमें सारी किताबें रखी जाती हैं। लेकिन जो बड़ी पुस्तकालय होते हैं जैसे कि विशिष्ट पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, या फिर हम बात करें विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की लाइब्रेरीज़, या स्पेशल लाइब्रेरीज़ या नेशनल लाइब्रेरीज़, ऐसे जो बड़े पुस्तकालय होते हैं उनके अंदर कई सारे कक्षों में पुस्तकों का संग्रहण किया जाता है। जैसे कि रीडिंग रूम की पुस्तकें अलग होंगी, आपके रेफरेंस रूम की किताबें अलग होंगी जिसमें आपके नक्शे, चार्ट, गाइड्स, मैनुअल, हैंडबुक्स आदि चीज़ें होंगी। और इसी तरीके से अलग अलग रूम में अलग अलग विभाग से संबंधित किताबें रखी जाती हैं। तो पुस्तक किस रूम में संग्रहित है उसकी भी हमें जानकारी चाहिए, और उसी के लिए हम जो नंबर प्रदान करते हैं वो कहलाता है संग्रहांक संख्या। और संग्रहांक संख्या का निर्माण पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकालय का जो कर्मचारी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्गाकार, जो लाइब्रेरी के अंदर वर्गीकरण का कार्य करता है, तो वर्गाकार जो होता है वो अपने हिसाब से अपने अनुसार संग्रहांक संख्या प्रदान करता है। जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं कि इतिहास की किताबें हैं, इतिहास की टेक्स्ट बुक है, तो मैं उसके लिए एक संग्रहांक संख्या बना सकता हूँ, टेक्स्ट बुक ऑफ इतिहास या हिस्ट्री। तो मैंने यहाँ पर TBV नाम दे दिया। ऐसी अगर मान लीजिए एक विभाग है जिसका नाम है आपके राजनीति विज्ञान विभाग, उसकी किताबें,
तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो किताबें संग्रहित हैं, तो उसके लिए मैंने कोड बना दिया टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इससे इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि कोई भी पुस्तक कहाँ संग्रहित की गई है किस रूम में संग्रहित की गई है, उसे बताने वाली जो संख्या होती है उसे कहा जाता है संग्राहक संख्या। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब पुस्तकें पाठक के द्वारा पढ़ ली जाती हैं और अंत में लाइब्रेरियन या जो हमारा पुस्तकालय का कर्मचारी है उन किताबों को जब वापस जमाएगा, तो कौन सी पुस्तक किस रूम में जाकर एक निर्धारित क्रम में रखी जाएगी उसकी पहचान किससे होगी? संग्राहक संख्या से। तो लाइब्रेरी के अंदर किसी भी किताब को पुस्तकालय का जो कर्मचारी है वो जब उस किताब को शेल्फ पर रखेगा तो वो सबसे पहले ये देखता है यह पुस्तक कहाँ संग्रहित की गई है, किस रूम में संग्रहित की गई है। रीडिंग रूम, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या रेफरेंस रूम। तो सबसे पहले संग्राहक संख्या से ये पता चलेगा कि ये उस रूम की किताब है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि इसकी वर्ग संख्या क्या है, यानी कि किस वर्ग की किताब है, यानी कि किस विषय से संबंधित है, वो वर्ग संख्या से पता चल गया। फिर उस विषय से संबंधित सारी किताबों के बीच उसे कहाँ स्थान दिया जाए, किस जगह पर वो किताब शेल्फ पर व्यवस्थित रखी जाए, इसके लिए फिर उसे बुक नंबर देखना पड़ता है। तो सबसे पहले संग्राहक संख्या से ये पता लगाना कि किताब कहाँ संग्रहित है, किस रूम में रखी जाएगी। उसके बाद वर्गांक संख्या, उससे पता किया जाएगा कि ये किस वर्ग से संबंधित, किस मूल वर्ग, किस विषय से संबंधित किताब है। और जब उसके बाद में उस किताब को उस वर्ग में दो पुस्तकों के बीच कहाँ पर एक निश्चित अनुक्रम में जमाया जाए, इसकी पहचान करने के लिए जिस संख्या की आवश्यकता पड़ेगी वो आपके कहलाएगी ग्रंथांक संख्या, या हम उसे कहेंगे बुक नंबर। ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो है आपके क्रमांक संख्या। क्रमांक संख्या के तत्व मैंने बताए हैं 3। तो पहला जो आपको तत्व बताया वो कहलाएगा आपके क्लास नंबर, दूसरा कहलाएगा आपके बुक नंबर, तीसरा कहलाएगा आपके कलेक्शन नंबर। ये हमने आज का लिया है। धन्यवाद।